नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और जैसा कि आपको पता है, हर बार की तरह जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मैं आपको लेकर के इस चैनल पर उस नोटिफिकेशन को समझाता हूं, पूरा समझाता हूं दोस्तों, कहीं पर भी गैप नहीं करता हूं। आप देख सकते हो, आज हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे और आपको पता है 950 पोस्ट हैं, असिस्टेंट की पोस्ट खुली हुई हैं, है ना। भर्ती 2021 की है लेकिन होगी 2022 में। तो इसको समझाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आप जब मेरे चैनल पे जाओगे, ये रहा डिस्कशन विद मनोज, तो इसमें आप देखो कि अभी अभी हाल ही में मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड फोरमैन भर्ती के बारे में बताया हुआ है, पूरा नोटिफिकेशन। इस तरह से एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने बताया हुआ है, अभी अभी एक दिन पहले का वीडियो है। आप एमपीपीएससी डेंटल सर्जन रिक्रूटमेंट, और ये देख रहे हो आप रेलवे आईटीआई के लिए जो भर्ती खुली थी, सीएचएसएल के पूरे फॉर्म को अच्छे से समझाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये देखिए सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पर बीएचईएल के इंजीनियरिंग के रिक्रूटमेंट जो थे, है ना, मैं लास्ट डेट या ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, मतलब सारे नोटिफिकेशंस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो आप इस पे जा करके मेरे चैनल पे इन सबको देख सकते हो। आप जिस जिसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो उसे देख लो, और चिंता मत करो, मैं लास्ट डेट के पहले भी बताता हूँ और जब ये पहले ओपन होता है तब भी बताता हूँ। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो पीडीएफ मेरे हाथ में है, यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये आखिर मुझे मिला कहाँ से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो साइड दिख रही है ना, ये वाली, है ना, दोनों एक ही हैं। इनमें से कोई भी एक जब आप क्लिक करेंगे, है ना, जैसे ही क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे वेबसाइट, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। आप यहाँ पर आ गए, ये दिख रहा है आपको RBI.org, ये देखिए सर्च बार में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको सर्च मारना है, ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। ये मिलेगा कहाँ से, मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो ऐसा फेस दिखेगा, है ना, श्री संजय मल्होत्रा करके ऐसे करके पूरा दिखेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ मैं ना। आपको क्या करना दोस्तों, बिल्कुल नीचे चले आना, नीचे चले आना, मोर लिंक्स जहाँ पर लिखा है ना ये ब्लू कलर का, उसके नीचे जाना, और आप देख रहे होगे यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई, ठीक है। इस पर क्लिक करना आप, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक किया मैंने, देखो मैंने क्लिक किया, अब ओपन हो गया, ठीक है। अब ऐसा कुछ ओपन होगा, कुछ 4 फोटो होंगी, ये career.RBI जो भी है, ठीक है। आपको इन सब में कहीं नहीं फंसना, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पर करंट वैकेंसीज में इसमें जाना है। और इसमें दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा क्लिक करके मत छोड़ देना, है ना, क्लिक करके मत छोड़ना, इसको होल्ड करके रखना। जब आप इसको होल्ड करके रखेंगे ना, ये देखिए, तो ये होगा, ये लिंक हटा देना, है ना, कहीं पे भी क्लिक कर देना। अब आपको वैकेंसीज दिख रही है बगल में, यहाँ पे नीले कलर की, ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा, है ना। इसको जाकर ये क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन होगा और आप आज की डेट में पहुंच जाओगे। देखो जरा ध्यान से, वैकेंसी 17 फरवरी, और क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2021, ठीक है दोस्तों। है ये 2021 की भर्ती लेकिन होगी 2022 में, ठीक है। और देखिए दोस्तों 17 फरवरी आज है, और आज ही के आज ही मैं आपको ये नोटिफिकेशन समझाने वाला हूँ। अब क्या करना दोस्तों, इसी पे क्लिक कर देना, ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने क्लिक किया, देखो देखा नीला हो गया। अब ये ओपन हो गया भैया, पूरा ओपन हो गया दोस्तों, ये पूरे की पूरी साइट पे ही सारी जानकारी ओपन हो गई है कि मैं आपको जो समझाने वाला हूँ। लेकिन सर हमको यहाँ साइट में नहीं समझना, हमको अगर वहाँ समझना, तो आपको यहाँ पर एक आइकन दिखेगा कोने में, ये दिख रहा है आपको, है ना। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला। बस आपको क्या करना दोस्तों, ये जो पीडीएफ है ना, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वही पीडीएफ जो मैंने ओपन की थी ना, वो डाउनलोड हो जाएगी आपके लिए। आप समझ गए मेरी बात, है ना। तो अब आप चाहे यहाँ पे समझ लीजिए, चाहे वहाँ वहाँ पे समझ लीजिए, कहीं पर भी आप समझ सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ खुली हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप इसी लिंक पे देख सकते हैं कि किस तरह से 950 पोस्ट खुली हैं, सिर्फ क्या कहना चाहिए, आरबीआई असिस्टेंट की, ठीक है। और यहाँ पर डेट देखो ज़रा कि लिंक ओपन की 17 फरवरी, जो कि आज से ही ओपन हुई है, और 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है, और पेमेंट की ऑनलाइन भी यही है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। और जो ऑनलाइन प्री टेस्ट होना है इसका, जो प्री पेपर होगा पहला वाला, वो कब होगा दोस्तों, ये टेंटेटिव है, यानी अभी चेंज हो सकते हैं। 26-27 मार्च रखी गई है डेट, है ना। स्टार लगने का मतलब है टेंटेटिव है, मतलब ये चेंज हो भी सकते हैं, ठीक है, आगे भी बढ़ सकती है डेट, ये भी ध्यान रखेंगे। और ऑनलाइन जब मेन होगा, जब प्री निकाल लोगे तो मेंस होगा, मेंस आपका हो जाएगा मई में ही, मई में लेंगे वो, 2022 में। डेट नहीं दी है क्योंकि उसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, देखो दिखा, आरबीआई रिजर्व्स द राइट टू चेंज द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। आरबीआई के पास ये राइट्स है कि वो कभी भी इसके डेट्स चेंज कर सकता है, इसीलिए इन पर स्टार लगा हुआ है। तो मेन आपको ये ध्यान रखना, 17 फरवरी आज से ये ओपन हो गया है, और 8 मार्च तक आप इसे भर सकते हो, मुद्दा ये है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैं एक एक चीज आपके लिए ना समझाने वाला हूं मैं आपको। देखो यहां पर पहले इन्होंने क्या बोला है कि 2 फेज में जो है ना, आप इसको देखोगे, पेपर होगा, दैट इज प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन, फॉलोड बाय, इसके बाद जो होगा दोस्तों वो होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, है ना। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो भी लैंग्वेज के लिए प्रेफर किया होगा स्टेट वाइज, उस हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो लिंक मैंने आपको बता दी, असिस्टेंट की पोस्ट ये भी बता दिया
कैंडिडेट, अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स में क्लिक ऑन द लिंक बिलो फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, है ना, तो अब आप सीधे पहुंच जाओगे कहाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, ठीक है। हालांकि उसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा जहाँ पर जाके आपको इसको लेना है, सब कुछ करना है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इस पॉइंट को देखेंगे। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी, सारी एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द बैंक्स वेबसाइट, ये इसी पर जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हेल्पलाइन भी दी गई है, इन केस एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग द फॉर्म, कुछ भी समस्या आ जाए या पेमेंट में समस्या आ जाए, कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आपको नहीं मिल रहा है या डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई भी तरह की क्वेरी है, तो आपको ये वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। रिड्रेसल सेल है ये, यहाँ पर जाकर के आप उनसे बोलेंगे, आपका तुरंत ही सुनवाई होगी और आपकी चीज़ें सही हो जाएगी, समझ गए। और याद रखें जब आप यहाँ पर जाएं तो ये मत भूल जाएं कि किस एग्जाम में दिक्कत आई, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो इस सेल को आपको लिख के बताना पड़ेगा, इसलिए लिखा डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2021 इन द सब्जेक्ट बॉक्स ऑफ द मेल, यानी कि जो भी मेल आप भेजो उसमें ये जरूर लिख देना जब आपको कोई दिक्कत है। देखो दोस्तों ये सब पहले से जान लेना है फॉर्म भरने से पहले ही, क्योंकि कहीं पे भी दिक्कत आती है, जानते हो आप सब चीज़ कंप्यूटराइज हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है, कहीं कोई दिक्कत आ गई, इसीलिए ये विंडो दी गई है। तो ये वेबसाइट भी ध्यान रखेंगे cgrs.ibps.in, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आपको सारी चीज़ें करनी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज कहाँ कहाँ कितनी है और किस विभाग के लिए कितनी खुली हुई है ना। तो देखो अब आपको दिख रहा होगा ये ऑफिस है दोस्तों, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, और इस तरह से टोटल हो जाते हैं इतने, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वैकेंसीज अगर हम बात करें कि अलग अलग किस किस तरह की, तो आप देखो एससी के लिए सब में अलग अलग है। एससी के लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रही है वो 28 है और वो कानपुर और लखनऊ में है। वहीं एसटी के लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है दोस्तों वो 41 है और वो मुंबई में है, ठीक है। वहीं ओबीसी के लिए देखेंगे, अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, ओबीसी में डॉलर का निशान लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आप समझते दोस्तों, इसका मतलब कई बार अगर आपने मेरे नोटिफिकेशन इससे पहले जो एग्जाम के मैंने दिन को पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा कि ओबीसी दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो होते हैं दोस्तों जो थोड़े से धनाढ्य माने जाते हैं, मतलब ये ऐसे ओबीसी हैं जिनके परिवार की आय, सालाना आय 8 लाख से ऊपर है। लेकिन नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वो परिवार होते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, इनके पास 1000 स्क्वायर फीट में ज़मीन नहीं होती है, बंगला नहीं होता है, 100 स्क्वायर फीट में भी इनके पास कोई घर नहीं होता है, ऐसे परिवार को हम नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। इसमें ज़मीन जायदाद सब देखा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे डॉलर का मतलब है कि सभी ओबीसी के लिए नहीं है ये पोस्ट, ये वो वाले ओबीसी हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनकी सालाना आय परिवार की 8 लाख से कम होती है, ठीक है, तो उनके लिए है दोस्तों। ओबीसी के लिए टोटल पोस्ट 146 है, एससी के लिए 151 है, और ये है, और ये अलग अलग राज्य में अलग अलग, कहीं कहीं पे जीरो भी है, तो देख करके अच्छे से करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। और अब आ जाते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दोस्तों। अब देखो जैसे मैंने आपको क्रीमी नॉन क्रीमी समझाया ना, ऐसे ही जनरल के जो ऐसे परिवार जिनकी 8 लाख से सालाना आय कम होती है उनको ईवीएस कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनके लिए आप देख सकते हो टोटल 90 पोस्ट है अलग अलग राज्यों में, ठीक है, जिलों में। और अब जनरल कैटेगरी की बात करें दोस्तों, 440 पोस्ट है टोटल जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। तो इनके लिए अब आप जनरल को तो सभी को जानते ही हो, तो टोटल इस हिसाब से आप देख सकते हो टोटल पोस्ट आपकी 950 हो जाती है, ठीक है। अब इसमें आपको एक और दिख रहा होगा PWBD, ये कौन होते हैं, ठीक है, ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पर बेंचमार्क शब्द का उपयोग किया गया है। बेंचमार्क का मतलब ये होता है दोस्तों कि मतलब देखिए क्या है कि हैंडीकैप तो आप बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, है ना। मतलब इसको हम कैसे नापेंगे, इसको हम परसेंट के वाइज नापते हैं कि 1% डिसेबिलिटी है कि 10% है, कितनी है। तो अब इनने क्या किया कि इनने सरकारी नौकरी में कि भाई सारे डिसेबल तो हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, मतलब ज़्यादा डिसेबिलिटी तो आप कैसे नौकरी कर पाओगे या कोई कैसे नौकरी कर पाएगा, ये तो सभी को पता है। तो इन्होंने इसलिए ऐसा कह दिया कि बोला जो 40% तक डिसेबल है, ठीक है, वो नौकरी करने के योग्य है, उसे हम ले सकते हैं। इसीलिए मतलब ये क्या बना दिया इन्होंने, ये बेंचमार्क बना दिया, समझ गए। तो मतलब 40% डिसेबिलिटी के साथ आप नौकरी कर सकते हो, ये वही है, ठीक है। अब 40%, अब हैंडीकैप कहीं से भी हो सकता हो ना, आंखों से, देखने में, सुनने में, हाथ से, पैर से, तो कहीं से भी हो, 40% वो काउंट होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा VI का मतलब ही होता है विजुअली इंपेयर्ड, मतलब जिसको दिखाई अच्छे से नहीं देता है। तो ऐसे लोगों के लिए टोटल पोस्ट आपको दिख रही होगी 15 है, ठीक है। और अब आप देखेंगे हियरिंग इंपेयरमेंट, ये हियरिंग इंपेयरमेंट है, इसका मतलब है कि जिसको सुनाई
भाई अच्छे से नहीं देता उसके लिए है दोस्तों। तो उसके लिए टोटल 25 हो गई आपके, ठीक है। बाकी आप चिंता मत करो, यहाँ पर क्या है ना, सबके जो हैं शॉर्ट फॉर्म पड़े रहते हैं। देखो ST OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल। अब देखो मैंने बताया था ना, VI का मतलब क्या होता है, विजुअली इंपेयर्ड, HI का मतलब हियरिंग इंपेयर्ड हो गया, है ना। OH का मतलब क्या होता है, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड, मतलब जिनको हड्डी की समस्या होती है उनको कहते हैं। ऑर्थो का मतलब आपको मालूम है हड्डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, EXS जहाँ पे लिखा होगा वो एक्स सर्विसमैन के लिए। क्या आप समझ पाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था? तो इस तरह से दोस्तों, है ना, फोर्थ कैटेगरी भी है यहाँ पर। तो कुल मिला के हैंडीकैप के लिए इतने कुछ पोस्ट हैं यहाँ पे, अलग अलग है, वो देख सकते हैं उस चीज़ को। अब एक्स सर्विसमैन भी दो तरीके से बांटे गए दोस्तों, एक एक्स सर्विसमैन 1 है, एक एक्स सर्विसमैन 2 है। ये एक्स सर्विसमैन 1 जानते कौन है? ये वो लोग हैं, ऐसे एक्स सर्विसमैन, मतलब देखो मैं समझाता हूँ, इसमें क्या है ना, लिखा ही है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो कहाँ है, ये रहा, आपको दिख रहा है एक्स सर्विसमैन 1। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे देखना, डिसेबल एक्स सर्विसमैन। ऐसा एक्स सर्विसमैन मतलब वो अच्छा खासा आदमी था, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से वो अपंग हो गया, तो उनके लिए उनको EX1 कहा गया है इसमें। तो ऐसे सारे के सारे EX1 के जितने पोस्ट होंगे उनको ही फिल कर पाएंगे, मतलब वो आरक्षण ले सकते हैं, इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और इसमें स्लैश करके लिखा है कि मान लीजिए डिसेबल नहीं तो और कौन हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक्स सर्विसमैन अब जिंदा ही ना हो, किसी तरीके से भाई कोई हादसा हुआ, मर गया, है ना, देहांत हो गया उसका, तो फिर उसके बिहाफ में उसके डिपेंडेंट जो है ना, वो भी नौकरी ले सकते हैं, समझ गए? तो कहने का मतलब कोई सर्विस में रहा हो और ख़त्म हो गया हो तो उसके डिपेंडेंट भी यहाँ पे आके भर सकते हो, तो उनके लिए भी एक कोटा है, ठीक है। और किसके तो चाहे एक्स सर्विसमैन घायल हो गया हो, चाहे उसका देहांत हो गया हो, देहांत होने पे कोई उसका सगा संबंधी आएगा नौकरी के लिए, तो भी उसको EX1 में ही रखा जाएगा, ठीक है। तो EX2 में कौन होते हैं? एक्स सर्विसमैन 2 में, इसमें दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति जो सिर्फ रिटायर हो गए हैं और अब जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए है ये, समझ गए? या पहले कहीं नौकरी कर चुके हैं, नौकरी अब उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी से मतलब है यहाँ पे। और फोर्थ कैटेगरी का मतलब क्या दोस्तों, RPWD का, RPWD से है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें थी। तो 950 पोस्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर कुछ कुछ बताया, ठीक है। और अब जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बोली है, वैकेंसीज इन ब्रैकेट्स इंडिकेट बैकलॉग, है ना। द बैंक रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट फिल अप द वैकेंसीज। मतलब ये कि इंक्रीज भी कर सकती है वैकेंसी, डिक्रीज भी कर सकती है, ठीक है। अब जैसे आप देखो, भोपाल इंक्लूड्स 10 वैकेंसीज फॉर रायपुर। भोपाल में 10 वैकेंसीज है रायपुर के लिए, है ना, ये इंक्लूड करता है भोपाल, समझ गए। चंडीगढ़ में 3 वैकेंसीज इंक्लूड है शिमला की। चेन्नई में 11 वैकेंसीज इंक्लूड है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज की। गुवाहाटी, और गुवाहाटी इंक्लूड्स 4 वैकेंसीज अगरतला की। एक 1 फॉर आइजॉल की भी है, 5 फॉर शिलोंग की भी है, एंड 3 फॉर इम्फाल की भी है। कानपुर एंड लखनऊ इनको 35, उनमें अगर 35 वैकेंसीज है तो लखनऊ की इतनी हो गई, है ना, और 6 हो गई गंगटोक की, मुंबई की 8 मिला ली, है ना। अब मुंबई में कितनी, मुंबई इंक्लूड्स 8 वैकेंसीज ऑफ कहाँ की, फॉर पुणे, 6 वैकेंसीज ऑफ आपके पणजी, है ना, 9 वैकेंसीज ऑफ इतना। तो आप समझ रहे हैं ना ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी कहीं भी वैकेंसी है उसको यहाँ पर मर्ज कर दिया जाता है इस तरह से। तो इस तरह से परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए डॉलर मैंने आपको बता दिया था, डॉलर का मतलब वो याद है ना, OBC के आगे लगा हुआ था डॉलर, तो उसका मतलब क्या था, क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन। यानी जो OBC के क्रीमी लेयर है उनको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको ही इसका रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। अब रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन रिक्रूटमेंट इज गवर्न बाय द मेमोरेंडम ऑफ इतना इतना। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, चाहे वो नॉन क्रीमी लेयर हो, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, इनको एसेट एंड इनकम एक सर्टिफिकेट आता है जो सरकार से साइन करवाना होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो डिस्क्लेमर, द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू द प्रॉपर चैनल। समझ गया? यानी सरकार जब इकोनॉमिक वीकर से, भाई आप आर्थिक रूप से तंग हो ना, तो आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, सरकार के द्वारा साइन किया होगा, समझ गए। और अगर आप OBC के नॉन क्रीमी लेयर में आते हो ना, 8 लाख आपकी आय कम है, आपके परिवार की इतनी नहीं है आय, तो भी आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी तो हम बोलेंगे ना भाई, कैसे हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा OBC कैसा है और कौन सा जनरल कैटेगरी वाला EWS में आएगा नहीं आएगा। समझ गए आप सभी के सभी, है ना। तो ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, एक ही बात याद रखिएगा, आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बताया कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और एक एक चीज़ जानकारी, ये सब आपको पता भी होना चाहिए। तो उनके लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है जो उन्हें शो करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का होना चाहिए, और बस इतना ही है, ठीक है। अब देखिए, रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरीज विल बी एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट गाइडलाइंस एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, एक्स सर्विसमैन मतलब कौन होते हैं दोस्तों, ऐसे जो कि हु फुलफिल द रिवाइज्ड डेफिनेशन एज लेड डाउन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसने आर्म्ड फोर्सेस छोड़ी हुई, देखो 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 दिख रहा है डिसेबल्ड, मतलब जो वहाँ लिखा है ना वही यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, कोई अगर मर गया है तो उसके बिहाफ में उसके जो डिपेंडेंट हैं वो आकर के उस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, यही इसमें बताया गया है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब ये तो आप समझ गए कि टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल भी ट्रीटेड। अब देखो कौन कौन है वो भी ध्यान से, टेरिटोरियल आर्मी के लोग भी अगर उन्होंने जॉब छोड़ी है तो वो भी जो है इसमें आ सकते हैं, सर्विस पूरी कर ली हो। कई लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी रहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा एक बात मैं बता दूं, एक्स सर्विसमैन का कौन फ़ायदा नहीं उठा सकता। आप ये मत सोचिए कि कोई भी सरकारी आदमी क्या एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा उठा सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई पहले से ही सरकारी नौकरी में है तो और अगर उसने ये फ़ायदा उठा करके नौकरी पाई थी, एक्स सर्विसमैन का कोटा, मैं आपको समझा देता हूँ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो कोई व्यक्ति पहले ही एक्स सर्विसमैन है, मतलब वो रिटायर हो गया था, ठीक है, रिटायर हो गया। अब उसने देखा कि यहाँ वैकेंसी खुली है और उसने देखा कि एक्स सर्विसमैन का जो है कोटा चल रहा था, उसने कोटे से यहाँ पे भरा और उसको नौकरी लग गई, ठीक है, ये एग्जाम उसने पार कर लिया। अब दूसरा एग्जाम है, मान लो अभी आरबीआई का है, अब वो नौकरी में है और वो कैसे नौकरी में था, एक्स सर्विसमैन के कोटे से गया हुआ है, ठीक है। अब वो सोचे कि आरबीआई में अभी वैकेंसी खुली है और यहाँ पर भी एक्स सर्विसमैन का कोटा है और वो सोचे कि मैं यहाँ के फॉर्म भर दूँ, तो अब वो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आएगा क्योंकि उसने एक बार इसका फायदा उठा के नौकरी पा ली है। समझ गए आप। तो एक बार अगर किसी ने इस कैटेगरी का फायदा उठा लिया, किसी एक्स सर्विसमैन ने कहीं नौकरी कर रहा है, तो उसको ये फायदा नहीं मिलता दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, यही इसमें कहा गया है। समझ गया ना। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। और डिपेंडेंट के लिए तो है ही, आपको मैंने बता दिया। ये देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पर देखा थर्ड पॉइंट पढ़ना, एन एक्स सर्विसमैन हु हैज़ वंस जॉइंड, देखो एक बार अगर उसने ज्वाइन कर लिया है गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट्स, वो बेनिफिट से ज्वाइन किया जो एक्स सर्विसमैन को मिलता है फॉर हिज री एम्प्लॉयमेंट, यानी दोबारा नौकरी कर सके। क्योंकि मालूम है ना, जो आर्मी के बंदे होते जाते हैं तो वो एक्स सर्विसमैन कहलाते हैं, और एक्स सर्विसमैन के थ्रू अगर उन्होंने कहीं पर सरकारी नौकरी ले ली है, सर्विस स्टेटस फॉर द पर्पज ऑफ री एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सीजेज, ठीक है। तो अब ऐसे इंसान को फिर से एक्स सर्विसमैन के थ्रू नौकरी नहीं मिलती है। समझ गया ना, एक ही बार इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो, ठीक। चलिए भाई, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द ऑनलाइन, ये तो मैंने बता दिया था आपको। फिर ये एक्स सर्विसमैन के लिए, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, ये देखो डिसेबल के लिए क्या क्या बातें लिखी गई वो ध्यान सुनना, है ना। सारी नहीं बताऊंगा, कुछ बता रहा हूँ। बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैसे दिख रहा है ना, द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी शुड बी मिनिमम 40%, 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिसेबिलिटी, याद रखना, ठीक है, उतने लोग को मिलता है। और जो डीफ मीन्स कितना है कि 70, डीफ मतलब बहरा हो गया, कि 70 डेसिबल हियरिंग लॉस तक उसका चल जाएगा, है ना। मतलब 70 से 60 के बीच में होना चाहिए, 60 से नीचे नहीं होना चाहिए भैया, इतना कम सुनने वाले को नौकरी नहीं मिलती है। मतलब किसी को कम सुनाई देता तो यहाँ पे वो नाप सकता है कि उसको ऐसा होना चाहिए, है ना। और विजुअल एक्यूटी लेस देन, अगर इससे कम हो गई है जो आपकी कहना चाहिए विजन, तो फिर आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। समझ गया ना। तो इस तरह से काम करता है दोस्तों, ये पूरी आंखों के बारे में लिखा है, 40 डिग्रीज अब तो इतना इतना, है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ डिसेबिलिटी के लिए आप पढ़ सकते हो। अब देखिए रिजर्वेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है किसको किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं, द फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आर एज अंडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि ये कह रहा है कि ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, मतलब ये लोग फंक्शन कर सकते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट ये रहेंगी, ठीक है। और यहाँ देखना कैटेगरीज फॉर विच आइडेंटिफाइड, ठीक है। मान लो कि कोई बंदा ब्लाइंड है और लो विजन है, मतलब या तो ब्लाइंड होगा या तो उसे दिखता नहीं होगा ठीक से, है ना, तो उसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया ब्लाइंडनेस, है ना, लो विजन हो गया। अब ऐसे बंदा नौकरी कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको बैठना आना चाहिए। देखो लिखा है ना रिक्वायरमेंट क्या है भाई, माना कि आप अंधे हो सकते हो, आपको कम दिखता हो, लेकिन आपको यहाँ अगर नौकरी करनी तो आप ये आपका शरीर कर पाता हो, ठीक है। तो क्या क्या कर पाता हो भाई, वो बैठ सकता हो, चल सकता हो, कम्युनिकेशन है ना, मतलब बात कर सकता हो, झुक सकता हो, स्टैंड हो सकता हो, हियरिंग सुनना, लिफ्टिंग, नीलिंग, क्राउचिंग, मैनिपुलेशन ऑफ फिंगर्स, उंगलियां चला सकता हो, है ना, पुशिंग पुलिंग ढकेल सकता हो, है ना, खींच सकता हो, रीडिंग एंड राइटिंग कर सकता हो। मान लो कोई ब्रेल लिपि में कर दिया जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इनसे मांगी गई हैं। अब इस तरह से आप देखेंगे कि पार्शियली डीफ या जो भी होते बहरों के लिए भी यही बात कही गई है भाई,
ठीक है, आप ये सब कर सकते हो। कम्युनिकेशन नॉन वर्बल आपसे तो आनी चाहिए। ठीक है, अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैसी हो सकती है भाई? लोकोमोटर मतलब चलने फिरने वाली, है ना? तो भाई हो सकता है एक वन आर्म आपका खराब हो, एक हाथ खराब हो, दोनों हाथ खराब हो, सेरेब्रल पैल्सी हो गया हो, बौनापन हो सकता है, एसिड अटैक हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। तो ऐसे बंदे के लिए भी इनने कहा है कि भाई यहाँ पर सिटिंग वॉकिंग फिर भी आपको आनी चाहिए। अगर मतलब इतनी अपंगता है कि आप ये कर सकते हो, जैसे किसी किसी का एक पैर नहीं होता लेकिन क्या वो खड़ा नहीं हो सकता? हो सकता है ना? बैसाखी लगती है लेकिन हो जाता है। तो मतलब उसको मिला करके यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना? और ऐसी मल्टीपल डिसेबिलिटीज इतनी सारी हो सकती हैं, तो उनके लिए मतलब कहने का मतलब ये कि ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है और अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं, तभी तो उसको कहते हैं कि 40% तक डिसेबिलिटी हम ले पाएंगे। 40 से अगर ऊपर हो गई है 41 42 तो फिर नहीं ले पाएंगे दोस्तों। समझ गए ना? मतलब इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा डिसेबिलिटी में काम कैसे करवा पाओगे आप किसी से? ठीक है, अब देखिए गाइडलाइन फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यूजिंग अ स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि कई लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो वो स्क्राइब एक बंदा रखते हैं उनके बिहाफ में, जो कि उनका पेपर देने आता है। स्क्राइब का सिर्फ इतना होता है दोस्तों। और ये जो चीज़ है ना, स्क्राइब मिलने का, ये दिव्यांगजन एक्ट के थ्रू इनको मिलता है। ठीक है, अब अच्छा, स्क्राइब की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या दोस्तों? इसका सर्टिफिकेट आपको प्रूफ देना पड़ता है, ये कि ये आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है इसकी, है ना? यहाँ पर देखो, द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शुड बी वन स्टेप बिलो द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट टेकिंग एग्जाम। मतलब एक स्टेप बल्कि कम मांगा गया है। मतलब अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो आपसे वो कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक स्टेप तो कम से कम। समझ गए? ऐसा कहने का मतलब है इनका, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो वो अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, सच कैंडिडेट्स हु यूजेज स्क्राइब शैल बी एलिजिबल फॉर कंपनसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स फॉर एवरी आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। ऐसे बंदे को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, है ना? जिनके ब्लाइंड, लो विजन, ये सब होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। प्रो फार्मा, अब ये आरबीआई की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ये तो खैर आपने जिसने भरा होगा, स्क्राइब यूज़ किया होगा, उसे ये चीज़ पता ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, है ना? क्या बोला है कि 28 साल आपकी एज है। एज समझ लीजिए दोस्तों, आप 20 साल से 28 साल के बीच में होने चाहिए। समझ गए? 28 से एक भी ऊपर नहीं। और ये कैसे नोट किया जाएगा मैं बता देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन हैज़ बॉर्न नॉट अर्लियर देन। ये देखो, यहाँ से नोट कर लो दोस्तों। मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं 28 साल का हूँ कि 29 साल का हूँ। आप अंदाज़ा मत लगाओ, आप अंदाज़ा मत लगाओ। कई लोग सोचते हैं मैं 94 का हूँ, कहाँ का हूँ, क्या है, ऐसा सर। आप कई लोग बोलते रहते हैं सर, तो आप ऐसा नहीं। आप यहाँ सन देख रहे हो, अगर आप 1993 हो, यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ 2000 देख रहे हो, आप यहाँ पे 2003 हो, आप नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब दूसरा सुनिए, आप मान लीजिए 1994 के ही होंगे, लेकिन अगर 1 जनवरी के हैं तो यहाँ तो फरवरी लिखा है, दिख रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आप यहाँ पर मार्च के हो गए हैं, है ना, मार्च 2002 के हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको इस डेट, आप सन को देखो और डेट को देखो अपने, आप समझ इस यहाँ से देख लो आप। मैं डेट वो परेशान मत हो, ठीक है? और बाकी रिलैक्सेशन जो मिलते हैं वो हमेशा मिलते रहेंगे। जैसे कि ओबीसी को हमेशा से 3 साल का मिलता ही मिलता है, यानी कि वो 31 साल, भाई 28 साल लिमिट है ना, 3 साल का एक्स्ट्रा मिल जाएगा ओबीसी को, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर को तो 31 साल तक है। एससी एसटी को 5 साल का मिलता ही मिलता है। और पर्सन जो इनके पास डिसेबिलिटी है उनको 10 साल का मिल जाता है, चाहे वो जनरल के हों चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों, है ना, उनको 10 साल का मिलेगा। और अगर ओबीसी से कोई हैंडीकैप है तो उसको 13 साल का मिल जाएगा, और अगर एससी एसटी से है तो उसे 15 साल का मिल जाता है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें दोस्तों, इनको 3 साल का मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान सुनना, टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म्ड फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, है ना, उन्होंने किया हो 3 साल का किया हो तो इनको जो है 50 साल तक, मतलब इनकी उम्र तक ये भर सकते हैं भाई। और विडोज़ के लिए, डाइवोर्स वुमेन के लिए, और ऐसी कोई महिला जो अलग हो रही हैं अपनी क्या कहना चाहिए मैरिड लाइफ से, तो उनके लिए 10 साल का है। कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर कोई ऐसा जिसने आरबीआई में काम किया है तो उसके लिए 3 साल के उम्र में छूट है। ठीक है, तो ये उनके लिए हो गया दोस्तों। अच्छा, क्यूमुलेटिव एज विल नॉट बी अवेलेबल आइदर अंडर द अबव आइटम्स इन कॉम्बिनेशंस और अदर आइटम्स। ये बकवास चीज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब कास्ट क्राइटेरिया, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इन सब के लिए दोस्तों सर्टिफिकेट इन्हें शो करना ही पड़ेगा, है ना? जो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, ये इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इनमें क्या होता है, एनेक्जर दिया होता है। इसी में नीचे की तरफ आप जब जाएंगे ना पीडीएफ में, मैं बताऊंगा आपको एनेक्जर कहाँ होता है। एनेक्जर में दोस्तों ये लोग सब प्रोफार्मा दे के रहते हैं कि ऐसा ऐसा ये होना चाहिए। ठीक है, तो ओबीसी को कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को भी दिखाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस को भी दिखाना पड़ेगा। नो चेंज इन द कम्युनिटी स्टेटस ऑलरेडी इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपने एक बार कम्युनिटी दिखा दी अपनी, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना, बाय कैंडिडेट फॉर दिस एग्जामिनेशन विल बी अलाउड। समझ गए आप? अब जिनको भी एज चाहिए फिर उन्हें वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दिखाना पड़ेंगे भाई। समझ गए ना, आपके एससी हैं, एसटी हैं, या जो भी हैं वो सब दिखाना पड़ेगा। अब गाइडलाइंस फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स जो है वो इस तरह से है ना। रिजर्व्ड कैटेगरी ये अभी किसके लिए था, कास्ट क्राइटेरिया था।
तो इनके लिए कहा कि रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शैल बी अप्लाइड 4% ऑफ टोटल वैकेंसीज। जो उनके लिए रिजर्वेशन है टोटल वैकेंसी का 4% है। हॉरिजॉन्टली विद इन द ओवरऑल ऑफिस वाइज जो भी है पूरा निकाला गया है, ठीक है। और रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन जो था शैल बी अप्लाइड 14.5%, मतलब ये समझ लो कि 4% जो है टोटल वैकेंसी का वो रिजर्व होता है पीडब्ल्यू यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए, और 14.5% रिजर्व होता है जो एक्स सर्विसमैन है, आर्मी से आए हैं, डिफेंस से आए हैं, है ना, उनके लिए होता है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST नॉन क्रीमी लेयर, है ना, ओबीसी में खास तौर पे कैन अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज इफ वैकेंसीज हैव नॉट बीन रिजर्व्ड फॉर देयर कैटेगरी इन द स्टेट। और ये तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो ध्यान सुनना, ये लाइन बड़ी खतरनाक लिख दी नहीं है। रिजर्व्ड कैटेगरी जितनी है जो SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS में बिलोंग करते हैं मे अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसी, मतलब वो समझ रहे हो जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है ना उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब? अगर उनके यहाँ वैकेंसीज नॉट रिजर्व्ड फॉर देयर कैटेगरी इन देयर स्टेट। मतलब ऐसा है कि कोई भी वैकेंसी इनके यहाँ खाली नहीं है, मान लो SC की ST की जो भी है, तो ये रिजर्व बन करके, मतलब आप समझ रहे हो जनरल कैटेगरी के रूप में ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। हाउएवर दे मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट पर द अनरिजर्व कैंडिडेट। लेकिन तब ध्यान ये रखना है, मान लो आपके स्टेट में ST की जॉब नहीं है, SC की जॉब नहीं है, आपको दिख रहा है कि जनरल कैटेगरी की जॉब है, वैकेंसी है, तो आप ये भर तो सकते हो SC ST और OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लेकिन तब आपको अंडर, फिर आप समझ जाओ जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, तो उनके हिसाब से आपके पास जो है देखा जाएगा। ये नहीं बोलोगे अब आपके हमारे सर 5 साल कम है तो हम यहाँ इस जनरल से भर रहे हैं तो हमारे को 5 साल छूट मिलेगी क्या? नहीं, अब थोड़ी ना मिलेगी। अब आपने जनरल की तरह भरा है तो आपको सारी छूट उस तरह से मिलेंगी, तो फिर एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे, है ना। फिर जनरल की एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, उसकी उम्र कितनी मांगी थी, मैक्सिमम क्या है, समझ गए आप मेरी बात, इस तरह से। तो दे विल हाउ एवर बी एलिजिबल फॉर फी कंसेशन वेयर एवर एप्लीकेबल, लेकिन आपको फीस में छूट जरूर मिल जाएगी, समझ गया। तो ये एक बड़ी प्यारी लाइन है जो आपको ध्यान रखना है। डी पॉइंट पढ़ रहा हूं दोस्तों, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग द क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड OBC रिजर्वेशन, दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल। तो मतलब जो OBC में क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें जनरल की तरह माना जाएगा। OBC एप्लीकेंट्स अवेलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट, ऐसे OBC जो रिजर्वेशन ले रहे हैं विल हैव टू प्रोवाइड OBC सर्टिफिकेट, है ना, उन्हें दिखाना पड़ेगा OBC सर्टिफिकेट विद नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज एज पर द, समझ गए ना, OBC नॉन क्रीमी लेयर दिखाना पड़ेगा, यानी इनकम और एसेट वाला सर्टिफिकेट था ना, वो भी शो करना पड़ेगा जो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। द रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरीज विल बी एज प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज गाइडलाइंस एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, समझ गए आप दोस्तों। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अभी तक तो मैंने आपको जो बात करी कि कितने कितने परसेंट किसको मिलता है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है। क्या है दोस्तों कि देखिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो 50% मार्क के साथ होनी चाहिए, है ना, और यही जो है ना 45% रहेगा SC ST PWD यानी बेंचमार्क के साथ। इन द एग्रीगेट एंड द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC, मतलब आपको वर्ड प्रोसेस की जो है जानकारी होनी चाहिए, और 50% आपकी डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एक्सेप्ट डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन शुड आइदर बी अ ग्रेजुएट, भाई देखो एक्स सर्विसमैन है तो क्या हुआ, है ना, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, शुड हैव पास द मैट्रिक 10th पास की हो, है ना, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस, और कम से कम इतनी सेवा देखो, रेंडर्ड का मतलब होता है सेवा देना, तो कम से कम 15 साल की सेवा दे चुका हो तभी वो एक सर्विसमैन के रूप में भर सकता है। ग्रेजुएट होना चाहिए, 15 साल की सेवा कर चुका हो, ठीक है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज नो टू, भाई जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जिस भी राज्य के लिए, तो वहाँ के आपको भाषा जो है रीड राइट बोलना समझना सब आना चाहिए, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब नोट यहाँ पे कुछ हैं जो नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, फिर इसके बाद मैं बात बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे पेपर आएगा, आप नीचे देख सकते हो, कभी आपने दिया भी होगा, है ना, मुझे मालूम है। इनका ये कहना है, पहला पॉइंट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं फिर आपको समझाऊंगा। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट, ठीक है। पासिंग एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डेट अपीयरिंग ऑन मार्कशीट, ठीक है, जो मार्कशीट डेट पर है वही आपकी पासिंग एलिजिबिलिटी मानी जाएगी उसी डेट को, ठीक है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। इन केस ऑफ रिजल्ट अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इंडिकेटिंग द डेट ऑन विच द रिजल्ट वॉज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट विल बी टेकन एज द डेट ऑफ पासिंग। मतलब ये है दोस्तों कि देखिए आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो हम कब मानेंगे, जिस दिन वेबसाइट पे आपका सर्टिफिकेट अपलोड हुआ उस दिन को मानेंगे, या आपकी जो मार्कशीट है उस पर जो लिखा होगा उसको हम मानेंगे,
ठीक है। अगला बोला कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन, जो भी अपने परसेंट उसको इंडिकेट करना है, कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल्स, है ना, 2 डेसिमल तक का नियरेस्ट ले सकते हो आप ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। वेयर CG, अब देखो कईयों के पास CGPA होता है, OGPA इज अवॉर्डेड, द सेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। अगर आपको CGPA भी मिला है तो भी आपको उसको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन में देना, मतलब CGPA पे नहीं भर सकते, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा। इफ कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब भी बुलाया जाएगा, द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा, स्टेटिंग द नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग कन्वर्जन, जिसमें ये बताया गया हो कि हमने किस फॉर्मूले के तहत CGPA को परसेंट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, वो फॉर्मूले के तहत आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, वो मतलब सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा ये कौन से आपके कॉलेज ने फॉर्मूला लगाया आपके CGPA को परसेंट में कन्वर्ट करने में, है ना, ग्रेड इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय द कैंडिडेट्स इन दिस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों इनका, क्योंकि अब CGPA चलता है इसलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगला दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कैसे करेंगे। द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द, भाई हम कैसे निकालते हैं टोटल मार्क्स को, है ना, टोटल, भाई मान लो किसी ने ये देखो कैसे आप परसेंटेज कैसे निकालते हो अपने एग्जाम के, भाई आप क्या करते हो कि जितना भी नंबर आया है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि मेरा 300 नंबर आया तो मैं क्या करूँगा, 500 माइनस 200, है ना, और टोटल 100 इंटू 100, ठीक, टोटल इतना है, ठीक है, और मेरे आए कितने हैं 300, तो मैंने ऊपर लिख दिया 300 बटे 500 इंटू 100, ऐसे ही निकालते हो आप सभी, तो वही यहाँ पे बस कही गई ये बात, परेशान मत हो। कैलकुलेट परसेंटेज, देखो तो परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड कैसे मिलते हैं, बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स, डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स, जो उसको मिले टोटल नंबर, जैसे 300 मिले इन ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑल द सेमेस्टर, जितने भी हैं ये उसके लिए पूरा जितने भी आपको नंबर मिले होंगे जैसे निकालते बिल्कुल वैसे ही निकालना है। ठीक है, और याद रखिए the fraction of percentage so arrived will be ignored, that is 49.99% will be treated as less than 50%। ध्यान सुन लो कि 49.99% को हम 50% नहीं मानेंगे, उसको हम 50% से लेस ही मानेंगे, साफ साफ कह दिया है, तो राउंड ऑफ मत कर देना ज़्यादा अच्छे से। प्री एग्जाम की बात करें दोस्तों, उसमें क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो भाई, आपका जो है 3 होने चाहिए, भाई सबको पता है कि रीजनिंग आती है, एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश आती है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के मैथ्स के, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, है ना। और याद रखिए दोस्तों सबके लिए 20-20 मिनट्स मिलेंगे, सेक्शनल कट ऑफ होता है, यानी जैसे ही 20 मिनट शुरू हुआ पहला, तो जो भी आपके सामने होगा, मान लो इंग्लिश हुआ तो 20 मिनट खत्म, इंग्लिश खत्म हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा, अपने आप मैथ्स आ जाएगा, फिर अपने आप ये आ जाएगा, समझ गए। इस तरह से 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, और 1 घंटा मिलता है। ठीक है, अब फिर जब आप ये निकाल लेंगे तो आपका मेंस जो होगा वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसमें भी रीजनिंग इंग्लिश इतना तो रहता ही रहता है, 2 और जुड़ जाते हैं, एक होता है जनरल अवेयरनेस और एक होता है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको। याद है ना, वर्ड MS बोला उसने पढ़ने के लिए आपको, तो उसका बहुत कुछ पढ़ लेना आप, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे मेंस में। और मेंस आपको मैं बता दूं भैया 135 मिनट्स का होता है, समझ रहे हो, तो 2 घंटे यानी 2 घंटे और 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है पूरा। और ये भी सेक्शनल कट ऑफ में 30 मिनट आपको मिलेंगे रीजनिंग के लिए, 30 मिनट मिलेंगे आपके मैथ्स के लिए, और 30 मिनट रीजनिंग के लिए, और 25 मिनट दिए जाएंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर जो आएगा, और ये हो जाएगा आपका एक क्या कहना चाहिए 20 मिनट मिलेंगे आपके कंप्यूटर के नॉलेज के लिए, समझ गए। अब यहाँ पर देखना 2 पायदान तो हो गए, अगली चीज़ बोली गई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या कहा है दोस्तों, द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन ऑनलाइन, जो भी इसमें से सिलेक्ट हो जाएंगे उनको हम लेकर के जाएंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, है ना। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज, जो ये देखो ऑफिशियल या फिर लोकल लैंग्वेज में होगा स्टेट के, है ना। कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज शैल बी डिस्क्वालीफाइड, और अगर आप नहीं मिले उनको प्रोफेशनल उस लैंग्वेज के तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, द ऑफिस वाइज कॉल लैंग्वेज इज आर एज फॉलोज। भाई तो देख लो यहाँ पे ध्यान से कि अहमदाबाद के लिए गुजराती आना चाहिए, बेंगलुरु के लिए कन्नड़ की भाषा आनी चाहिए, भोपाल के लिए हिंदी आनी चाहिए, है ना। अगर भुवनेश्वर जा रहे हो तो उड़िया, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी हिंदी आ जाए, चेन्नई के लिए तमिल में आप माहिर होने चाहिए, गुवाहाटी के लिए असमीज़, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो मिजो, हैदराबाद के लिए तेलुगु, जयपुर के लिए हिंदी, जम्मू में उर्दू हिंदी, कश्मीरी, कानपुर लखनऊ में हिंदी, कलकत्ता या बंगाली में नेपाली कलकत्ता में बंगाली नेपाली आनी चाहिए, है ना। पटना में ये आनी चाहिए, न्यू दिल्ली में हिंदी आनी चाहिए, नागपुर में आपके हिंदी मराठी और कोंकणी, मुंबई में, ठीक है, और तिरुवनंतपुरम में मलयालम, समझ गए ना। इस तरह से काम चलेगा दोस्तों, इनमें आपके जहाँ पे भी भर रहे हो तो ये भाषा पे कमांड होनी चाहिए आपकी।
ठीक है। अब अगली बात यहाँ पे कही गई, द अबव ऑनलाइन टेस्ट और एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअल। इसका मतलब ये दोस्तों कि इसको छोड़ करके बाकी जो भी होगा ना, इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का जो पेपर है ना 30 नंबर या 40 नंबर का प्री में या मेंस में, बस वही पूरा इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद जो भी है, चाहे वो रीजनिंग का हो, आपके कंप्यूटर का हो, नॉलेज जनरल अवेयरनेस का हो, है ना, या मैथ्स का हो, ये बाकी दो लैंग्वेज में रहेंगे। हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन हिंदी में नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। रॉन्ग आंसर पर 1/4 मार्क कट भी जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। और बाकी कॉल लेटर के वगैरह जो भी जानकारी है वो सब आपको साइट से मिला करेगी। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट सक्सेसफुली इन प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल। जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे आपके इसमें, तो रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुल इन मेन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि प्री के लिए भी रोल नंबर वेबसाइट पे मिलेगा, मेंस के लिए भी यहीं पे मिलेगा। द सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द मेन ऑनलाइन एग्जाम्स विल बी इंटीमेटेड ऑन बैंक्स वेबसाइट फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। फिर उनको कहा जाएगा कि भैया अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दो रीजनल ऑफिस में विद अ पीरियड ऑफ 15 days, 15 दिन के अंदर अंदर। एंड नो ईमेल और एसएमएस इन दिस रिगार्ड विल बी सेंड टू देम। और याद रखिए कोई मेल वेल नहीं आएगा, इसलिए वेबसाइट को सर्च करते रहना, देखते रहना कब क्या बोल रहे हैं आपसे, अगर सब कुछ क्वालिफाई हो रहा है तो, है ना, रोल नंबर वगैरह के लिए, सबके लिए। ओनली सच नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंट है हु स्टैंड सफिशिएंट हाई इन मेरिट। अब जो मेरिट में हाई हो जाएंगे उन्हीं को हम बुलाएंगे ऑफ द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, है ना। सच मेरिट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक इन रिलेशन द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज, तो वो सब वो तय करेंगे। एलपीटी इज मैंडेटरी, देखो साफ बोला गया, लैंग्वेज प्रोफेशनल टेस्ट तो हम लेंगे। नो एग्जाम्शन ऑफ एनी सॉर्ट विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट फ्रॉम अपियरिंग, कोई भी छूट नहीं मिलेगी उसमें आने से। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट पर ही आपकी परफॉर्मेंस चलेगा। क्वालिफाइंग इन एलपीटी पर डिपेंड करेगा, मेडिकल फिटनेस देखी जाएगी, सर्टिफिकेट की जो वेरिफिकेशन है उन पर हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो बैंक सेटिस्फेक्शन के ऊपर निर्भर करता है, जब वो सभी कर लेंगे तभी आपको बताएंगे। डिसीजंस ऑफ द बैंक इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल, है ना। एलपीटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, एलपीटी जो है लैंग्वेज प्रोफेशनल टेस्ट, ये जो है क्वालिफाइंग रखा गया है दोस्तों। ठीक है, एंड द फाइनल सिलेक्शन विल बेस्ड ऑन ओनली ऑन परफॉर्मेंस इन द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब फाइनल सिलेक्शन ये आपका मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे ही करेंगे, एलपीटी क्वालिफाइंग का है। ठीक है, अपॉइंटमेंट, और याद है ना, नो मेल, कोई भी एसएमएस या मेल नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ वेबसाइट पे आकर के ही सब कुछ देखना है, अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड सब कुछ सही रखना, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू हिज और हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर द रूल, और जब मेडिकली फिट हो जाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और बाय अदर मोड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये उसकी बात कर रहे हैं, जो आपके अंगूठा लगता है ना, हैंडीकैप्स के जो हाथ हैं, तो इस तरह से आइरिस स्कैन होता है दोस्तों आजकल तो, है ना, लेफ्ट थंब सब कुछ लगता है, ये तो खैर ये इनका ये बायोमेट्रिक ऑपरेशंस वगैरह जो कराएंगे। पे स्केल की मैं बात करूँ दोस्तों, असिस्टेंट की जो स्टैटिक बेसिक पे है वो 20,000 पर मंथ है ना, इन द स्केल दिस वन। और फिर ये आप देख रहे हैं 4 5 6 करते हुए चलता ही जा रहा है ना। तो ये मतलब साल है, कैसे कैसे बढ़ता चला जाएगा। एंड अदर अलाउंसेस जैसे डियरनेस अलाउंस है ना, हाउस रेंट मिलेगा, सिटी कंपनसेटरी, जिस भी सिटी में जाओगे उस महंगाई के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा, एटसेट्रा, एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम होता रहता है। एट प्रेजेंट इनिशियली मंथली ग्रॉस इन एमोल्यूमेंट्स फॉर असिस्टेंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इतना 45,000 के आसपास है। मजाक है क्या, समझ गए आप, इतना है तो सब मिला करके इतना मिलेगा आपको, ये बहुत बड़ी बात है। हाउस अलाउंस 15% पे विल बी पेड टू एम्प्लॉयज़ एडिशनली, और 15% पे का एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको। ठीक है, इफ़ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक्स अकोमोडेशन, अगर वो बैंक अकोमोडेशन में नहीं रहते तो उन्हें 15% पे अलग से करते हैं वो। समझ गए दोस्तों, है ना। और ये तो खैर रिक्वायर्ड साइट है कि भाई ऐसा ऐसा है, खैर उसको छोड़ो, वो हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस कहाँ कहाँ के हैं। अब यहाँ पे क्या, गाइडलाइंस फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST, अगर उन्हें ट्रेनिंग चाहिए तो वो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अहमदाबाद से तो इस वेबसाइट पर जाएंगे, बेंगलुरु से तो इस पर, और भोपाल से हैं तो इस पर। ठीक है दोस्तों, तो इनके लिए क्या, इनके लिए टेस्ट होता है, मतलब इनको एक तरह से ट्रेन किया जाता है कैसे क्या पेपर होना है, ये माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जामिनेशन सेंटर की मैं आपसे बात करूँ, एग्जामिनेशन जो है प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर्स। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज अवेलेबल, ये नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, आरबीआई हाउएवर रिजर्व्स द राइट ऑफ कैंसल एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन को कैंसिल कर सकता है वो। द कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट द एग्जाम सेंटर क्रॉसपॉन्डिंग टू द ऑफिस ही और शी हैज़ अप्लाइड फॉर, आपको वो सेंटर चुनना है जहाँ पे से आपने अप्लाई किया है। ठीक है ना। हाउएवर आरबीआई ऑल्सो रिजर्व द राइट टू अलॉट कैंडिडेट टू एनी, जबकि उनके पास राइट है वो कहीं पर भी आपको भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बोला गया ना जिस भी सेंटर के लिए भर रहे हो वहीं का देखना। कैंडिडेट मे बी एलोकेटेड अ सेंटर ऑफ एग्जाम प्री और मेन आउटसाइड द स्टेट, भाई आपको बाहर भी मिल सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, जहाँ पे भी आप अप्लाई करो। कैंडिडेट विल अपियर फॉर द एग्जामिनेशन प्री एज वेल एज मेन एट एन एग्जामिनेशन सेंटर हर ओन रिस्क
एंड एक्सपेंसेस आरबीआई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी। कोई भी तरह का लॉस या इंजरी होती है तो इसके लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ध्यान रखेंगे जब आप पेपर देने जाएँ तो। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, कोई भी चेंज के लिए सेंटर के लिए नहीं मानी जाएगी कि भाई मेरा सेंटर चेंज कर दो, ऐसा नहीं मानेंगे वो। और सेंटर फॉर द मेन एग्जामिनेशन विल बी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है मेन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए आप जिस भी राज्य से आते हैं वो देख लो, और जो आपको सेंटर चाहिए वो सामने लिखा हुआ है। जैसे इन केस मैं बताता हूँ कि आप जो हो, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश से, ठीक है ना, तो आपके पास ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन ये हैं। और ये रहे मेंस के सेंटर, देख रहे हो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको सागर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और सतना भी नहीं दिया हुआ है। मतलब मेंस के लिए सिर्फ 2 जिले गायब कर दिए, लेकिन प्री के लिए इतने हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपना काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें ये पीडीएफ मिल जाएंगी जैसे मैंने बताया। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है ना। एप्लीकेशन प्रोसीजर बहुत ध्यान देंगे। कैंडिडेट्स में गो टू द आरबीआई वेबसाइट पे जाना है एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें क्लिक करना है जैसे मैंने बताया था, विच विल ओपन अ न्यू स्क्रीन, जो नई स्क्रीन ओपन कर देगा आपके सामने। टू रजिस्टर एप्लीकेशन चूज द टैब क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पर दिख रहा है, हालांकि आप इसमें भी क्लिक कर दोगे ना तो भी आप आ जाओगे। जो ये रेड दिख रहा है ना ये वाला, इस पर ये ब्लू इसमें क्लिक कर देना तो भी आप पहुँच जाएंगे। एंड एंटर द नेम, अब आप वहाँ सब भरना है आपको, ईमेल आईडी सही सही भरना है, ठीक है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा, स्क्रीन पे दिखने रहेगा, उसको नोट डाउन कर लेना, रख लेना। एंड ईमेल और एसएमएस इंडिकेटिंग द, और ईमेल और मैसेज भी आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है। इन केस द कैंडिडेट इज अनेबल टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म इन वन गो, ही और शी कैन सेव द डाटा। मान लो एक बार में नहीं भर पा रहे हो तो क्या करो कि एंटर, वहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, उसको आगे बढ़ा दो। प्रायर टू सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज सेव एंड नेक्स्ट फैसिलिटी टू वेरीफाई द डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए ना कि अगर आप वहाँ भरना नहीं चाहते तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हो आप उसमें, ठीक है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली वेरीफाई डिटेल्स फिल्ड इन द, बहुत अच्छे से देख लेना क्योंकि बाद में कोई चेंज नहीं होगा फाइनल बटन सबमिट करने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनने ये चीज़ बताई है दोस्तों कि देखिए, जैसे कि द नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर, ये सब जो है ये आपके सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट से मैच करना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ से मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच किया तो भैया कोई भी चेंज आया तो ये कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। वैलिडेट योर डिटेल्स एंड सेव योर एप्लीकेशन, है ना। अपनी वैलिडिटी दिखाइए, वैलिडेट करिए उसको, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते चले आएंगे। कैंडिडेट्स कैन प्रोसीड टू, भाई अपलोड करना फिर आपको फोटो और सिग्नेचर, तो इनके लिए भी स्कैन करके रख लेना दोस्तों, है ना, पहले से ही इसको, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन प्रोसीड टू फिल, फिर इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा उसको भर देना आप, ठीक है, और फिर फाइनल सबमिट कर देना, खत्म काम हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट कर देना, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई है वो ध्यान से देख लो, ठीक है, कैसे भरना है फॉर्म को। अब वो यहाँ पर इतने सारे में बताया गया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा दूंगा कैसे क्या होता है। अब हाउ टू अप्लाई में देखिए, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन, इतने से इतना ही तो मालूम है, 17 फरवरी से खुल गया है तो अब भर नहीं सकते अपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, क्या है भैया, स्कैन देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो भी है, सिग्नेचर एडेयर, मतलब पूरी गाइडलाइन के साथ, है ना, वो आपको पहले से रख लेना। हैव अ वैलिड ईमेल आईडी और ये सब रख लेना क्योंकि सारी चीज़ें जो होंगी वो आपकी मेल आईडी और एसएमएस से ही होंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बैंक में सेंड कॉल लेटर्स फॉर द एग्जामिनेशन एटसेट्रा, जो भी है तो भेज सकता है, मे सेंड है तो भेज भी सकता है, लेकिन आपको वेबसाइट आकर के देखना है क्योंकि इन्होंने दोनों बातें कह दी हैं, ठीक है। ईमेल आईडी और नंबर सब कुछ वेरीफाई कर लेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी जो है, ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एग्जामिनेशन फ़ी है भैया जो नॉन रिफंडेबल है, कितनी है दोस्तों, यहाँ से देख लो ध्यान से कि एक तो 50 रुपये है SC ST के लिए और 450 रुपये है OBC के लिए, जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, है ना, इनके लिए भैया इतनी है। और PWD के लिए आपने देख लिया कितनी थी, समझ गए दोस्तों। स्टाफ क्रेडिटर एग्जेम्प्टेड, मतलब स्टाफ से तो कोई फीस ली ही नहीं जा रही है, अब आप समझ गए होंगे, है ना। और बस ठीक है, इतना आप समझ गए। तो SC ST के लिए 50 रुपये है दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट, और OBC जनरल EWS के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी ध्यान रखेंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए 50 है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल, OBC इनके लिए 450 रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो ये कैसे भी कर सकते हो, पेमेंट है, सब कुछ मैंने बता दिया। फेलियर होने पर कहाँ जाना है वही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना, है ना। और बस ठीक है दोस्तों, है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जनरल रूल्स हैं, ये इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स हैं। तो ये तो खैर इंस्ट्रक्शंस तो आपको हर जगह मिलते ही हैं कि मास्क वगैरह सब पहनना है, फोटो आइडेंटिटी, वो जब आप आओगे ना तो क्या क्या रहता है सब लेकर के जाना है। तो मैं खैर वो बताऊंगा आपको कि जब आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना पड़े तो कॉल लेटर लेकर के जाना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना है ना। और सेम फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज ब्राउट इन ओरिजिनल, फोटो कॉपी भी लेके जाना, वो लेके जाना। तो बैंक का पेपर तो आपने दिया ही है, सबको पता ही होता है कि कैसे जाना होता है, ठीक है। और भाई जब आप प्री और मेंस में जाएंगे तो खुद के कॉस्ट पे जाएंगे। कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिव लेट
जो लेट होंगे भाई देखो 2 घंटे 15 मिनट फॉर मेन एग्जामिनेशन है, और 2 to 3 आवर्स है ना रिक्वायर्ड टू, वही मतलब विजिट कर लो आप, ये सब इंस्ट्रक्शंस है, नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये तो भाई वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये मेन है। अब देखिए स्कैन करना है फ़ोटो वगैरह भाई हमें भरना है ना, ये सब तो अब आपको पता है कि क्या कैसे होना है, ये तो उनके लिए है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह की और जानकारी दी गई है उसमें। अब देखिए भाई यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि डायमेंशन में 200 से 300 पिक्सल होना चाहिए, और केबी में 20 से 50 केबी होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। और रेड आई, और भाई सबको पता है ना, आड़े टेढ़े भाई वाइट बैकग्राउंड रख देना है ना, वाइट बैकग्राउंड ही चलता है, आड़ा टेढ़ा मुंह मत बनाना, चश्मा मत पहनना, टोपी मत पहनना, ये तो सबको पता ही होता है। 20 से 50 केबी रखना। ठीक है, 50 केबी से ऊपर मत होने देना। ठीक है, और वहीं जब सिग्नेचर की बारी आए तो 10 से 20 के भी ही रखना, और सही करना, कभी भी कैपिटल लेटर में साइन नहीं किया जाता है ना, और हमेशा जैसा साइन करते हो बिल्कुल वैसा करना है। ठीक है, और स्कैन करके रख लेना, और ध्यान रखना कि 200 DPI रहे, डॉट्स पर इंच जो होता है ये। ठीक है, और जेपीजी ये फॉर्मेट जरूर देख लेना, जब आप इमेज करोगे ना तो उसकी डिटेल क्लिक करके आप देख सकते हो जेपीजी में है कि नहीं तो फिर ऑनलाइन कंप्रेसर, या तो सीधे गूगल पे सर्च कर देना कि मान लो पीएनजी में आपकी फ़ोटो है, तो PNG to JPEG है ना, गूगल में सर्च करोगे तो ऑलरेडी एक प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, उसमें फ़ोटो अपलोड करना, वो JPEG में कन्वर्ट कर देगा आपके। ठीक है, तो ये था दोस्तों अपलोड वगैरह, तो ये तो वहाँ जा करके आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, और कुछ भी नया इसमें है नहीं। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, वरना ये रिजेक्ट भी कर देंगे इस बात को। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी है ना। और अब जो बचता है ना दोस्तों, मैं आपको उस PDF में ये दिखा देता हूँ है ना, इस PDF में। तो अब आप ये देखिए, इसमें तो सारी खैर वही वही बातें लिखी हैं, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अब मैं आपको ना कुछ फॉर्म दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखो, ये हो गया स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर किसी को स्क्राइब चाहिए, कोई बंदा अगर स्क्राइब चाहिए होता है तो उसको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ता है। ठीक है, और मान लो कि अगर कोई इनकम और एसेट सर्टिफिकेट दिखा रहा है, ठीक है, अब इनकम एसेट जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, उनके लिए देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट आता है दोस्तों, देख लो इस तरह का ये सर्टिफिकेट आता है ना। एक सेकेंड, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी दिखा दिया मैंने आपको। और इसी तरीके से आप यहाँ ये सर्विंग पर्सनल, अगर कोई सर्व कर रहा है तो उसके लिए है भैया ना, सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग पर्सनल हो गया। अंडरटेकिंग टू द गिवन सर्विंग आर्म्ड पर्सनल हु आर ड्यू टू रिलीज विद इन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में अगर कोई रिलीज हुआ है तो उसके लिए है। आर्म्ड पर्सनल कंप्लीट देयर इनिशियल असाइनमेंट एंड आर ऑन एक्सटेंडेड असाइनमेंट, भाई इनिशियल असाइनमेंट में है या एक्सटेंडेड असाइनमेंट में, उसके बीच में पेपर दे रहा है तो उसके लिए फॉर्म D आता है। ठीक है, तो फॉर्म C किसके लिए हो गया, आर्म्ड फोर्स पर्सनल हु आर ड्यू टू रिलीज विद इन 1 ईयर, जो रिलीज में हो भाई 1 साल में है ना। और पर्सनल हु आर ड्यू टू रिलीज विद इन 1 ईयर एप्लीकेशन सर्विंग पर्सनल के लिए। और एक और है रिलीज और रिटायर्ड पर्सनल के लिए, ये वाली होगी, एक सर्विसमैन के लिए होगी दोस्तों। अब प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्कैन सब कुछ बता दिया है, सारी चीज़ें यहाँ से आप समझ चुके हैं। मोबाइल फ़ोन वगैरह सब अलाउड नहीं होता है, मास्क अलाउड है, ये आपको पता है, मास्क और वाटर बॉटल खुद की। तो दोस्तों ये था सारी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था RBI की। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन को आप चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी बात है जो आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करो और आपको अगला वीडियो में उसी का दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छी लगी है तो मेरी मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले